हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटनरी विजडम। दोस्तों, दूध में फ़ैट डिप्रेशन एक बहुत अहम समस्या है डेयरी फार्मर्स के लिए, क्योंकि फ़ैट एक सा नहीं रहता है दूध में। जब जब दूध कम बढ़ती होता है या किसी तरीके का स्ट्रेस होता है, और ख़ासकर समर्स में दूध में फ़ैट कम हो जाता है। और ये दो वजहों से होता है, या तो स्ट्रेस है, गर्मियाँ हैं, या फिर जो उसका न्यूट्रिशन है वो उसे प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से मिल्क फ़ैट डिप्रेशन आता है। तो फार्मर की जो समस्याएं होती हैं कि अचानक से दूध पतला आने लगता है, या अच्छा फीड देते हैं पर फिर भी फ़ैट नहीं बनता है। बाईपास फ़ैट को किस तरीके से खिलाना चाहिए, ये कहाँ मिलता है, गर्मी आते ही दूध पतला क्यों हो जाता है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो फार्मर्स जिसे फेस करते हैं। तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में मैंने बाईपास फ़ैट किस तरीके से आप घर में बना सकते हैं उसके बारे में भी बताया है। तो आइए शुरू करते हैं। फ़ैट एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, मतलब डेयरी न्यूट्रिशन का। और इसके बेसिकली दो रोल होते हैं। अगर आपको वो वीडियो याद हो जिसमें मैंने काऊ के न्यूट्रिशन के बारे में और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया था, तो दो चीज़ें बताई थी। एक तो गाय का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हमसे अलग होता है, उसके अंदर र्यूमन होता है, और र्यूमन के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो कि उस फीड को या फूड को डाइजेस्ट करते हैं जो गाय खाती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो न्यूट्रिशन होता है उसमें 5 चीज़ें होती हैं बेसिकली। एक कार्बोहाइड्रेट्स, और फिर प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और वाइटामिन्स। तो फैट न्यूट्रिशन का एक बेसिक पार्ट है। इसके बेसिकली दो रोल होते हैं। पहला रोल ये एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ होता है कि बॉडी को इससे ऊर्जा मिलती है एनिमल्स को। और दूसरा जो इसका पार्ट वो काम होता है, ये मिल्क का पार्ट बनता है मिल्किंग एनिमल्स में। तो फैट सप्लीमेंट्स मार्केट के अंदर आते हैं जो कि एनर्जी डेंसिटी बढ़ाते हैं डाइट्स की। जो फीड होता है उसकी एनर्जी डेंसिटी को बढ़ाते हैं, उसके अंदर के जो एनर्जी कंटेंट है उसे बढ़ाते हैं। और फैट के अंदर फैट का जो डाइजेशन होता है काउस के अंदर, वो थोड़ा सा अलग होता है हम लोगों से। तो अगर हमें ये समझना है कि फ़ैट मिल्क के अंदर किस तरीके से आता है, किस तरीके से बढ़ सकता है, या बाईपास फ़ैट का क्या रोल होता है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि फ़ैट किस तरीके से र्यूमेन के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है। तो फ़ैट दो तरीके का होता है बेसिकली। एक होता है सैचुरेटेड फ़ैट और एक होता है अनसैचुरेटेड फ़ैट। सैचुरेटेड फ़ैट सॉलिड रहता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, और जो अनसैचुरेटेड फ़ैट होता है इसे ऑयल भी कहते हैं, और ये लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। जितने भी प्लांट बेस्ड फैट्स होते हैं वो बेसिकली अनसैचुरेटेड होते हैं, मतलब वो ऑयल होते हैं। जो भी प्लांट से तेल निकलता है मोस्टली वो ऑयल के रूप में निकलता है, तेल के रूप में निकलता है। और इसे हम वेजिटेबल ऑयल भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो सोर्स है वो वेजिटेशन है, मतलब प्लांट्स हैं, तो उसे वेजिटेबल ऑयल भी कहा जाता है। फैट्स बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन के बने रहते हैं। एक बात जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, कि पूरी कहानी जो है वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फ़ैट पे चलनी है। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लें कि सैचुरेटेड फ़ैट सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, और अनसैचुरेटेड फ़ैट लिक्विड रहते हैं, मतलब इन्हें ऑयल कहा जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखें, नोट करके रख लें अपना कहीं। और ज़्यादा अगर इसे समझना चाहें तो इंटरनेट पे आप देख भी सकते हैं कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फ़ैट क्या होते हैं। तो बेसिकली ये चेन्स होती हैं कार्बन की और हाइड्रोजन की। और कार्बन टू कार्बन जो जुड़ता है वो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ता है। एक या तो वो सिंगल बॉन्ड होगा, दो कार्बन जो आपस में जुड़े रहते हैं। बेसिकली फ़ैट कार्बन्स की चेन है, और उस चेन में जो कार्बन आपस में जुड़े रहते हैं वो बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ये सिंगल बॉन्ड भी होता है कार्बन के बीच में, कभी कभी डबल भी होता है, कभी ट्रिपल भी होता है। तो लेकिन फ़ैट के अंदर ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं होते हैं। वैसे कार्बन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ सकते हैं, लेकिन फ़ैट के अंदर नहीं रहते हैं। जो नॉर्मल फ़ैट एज ए न्यूट्रिएंट यूज़ होता है। बाकी डबल बॉन्ड भी इसके अंदर मिलते हैं और सिंगल बॉन्ड भी मिलते हैं। अगर सभी सिंगल बॉन्ड है पूरे फैटी एसिड चेन के अंदर, तो वो सैचुरेटेड फ़ैट कहलाता है। अगर
डबल बॉन्ड भी इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाता है। तो सैचुरेटेड का मतलब है कि उसके अंदर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, अनसैचुरेटेड का मतलब है कोई कोई उसमें कहीं कहीं पर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट रहता है, जिससे वो अनसैचुरेटेड बन जाता है या उसे हम ऑयल भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, सैचुरेटेड फैटी एसिड का दिखाया गया है कि यहाँ पे हर एक बॉन्ड जो है वो सिंगल है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, और ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है। तो हर एक बॉन्ड सिंगल है, स्ट्रेट चेन है, तो हम इसे क्या कहेंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड। और अनसैचुरेटेड क्या है कि इसके अंदर ज़्यादा मतलब अधिकतर बॉन्ड सब सिंगल हैं, लेकिन एक डबल बॉन्ड आ जाता है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाता है। जहाँ पर डबल बॉन्ड आता है यहाँ पर एक किंक आ जाता है, मतलब यहाँ से टेढ़ा हो जाता है, जो मॉलिक्यूल होता है फैट का वो टेढ़ा हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है या फिर ऑयल है। ऑयल में फ़ैट इस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ टेढ़ा हो जाता है, और सैचुरेटेड में ये स्ट्रेट फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो जो काउज़ या बफलोज़ होती हैं इनके अंदर ये जो डिफरेंस होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का, ये एक ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करता है इसके डाइजेशन में, जो फैट का डाइजेशन होता है वो, और इसका इम्पैक्ट एनिमल हेल्थ के ऊपर क्या होता है। इवन इंसानों की हेल्थ के ऊपर भी फैट का, उसके स्ट्रक्चर का, जो ये स्ट्रक्चर है इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अनसैचुरेटेड फैट जिसके अंदर डबल बॉन्ड, सैचुरेटेड फैट जिसके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड। तो मिल्क फैट डिप्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है डेयरी फार्मिंग में और डेयरी फार्मर्स के बीच में, और इससे इकोनॉमिक लॉसेस भी बहुत होते हैं, क्योंकि आप मतलब अच्छा दाना चारा देते हैं, कई बार जब फैट लूज़ होने लगता है मिल्क में तो आप उसमें ऑयल भी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिल्क उससे मतलब पतला होता चला जाता है, और कंज्यूमर की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो कम होती है, उसके दाम गिर जाते हैं दूध के, क्योंकि वो पतला आने लगता है। तो मार्केट के अंदर कई सारे प्रोडक्ट आते हैं जो कि ये क्लेम करते हैं कि वो खिलाने से मिल्क का जो फैट है, फैट परसेंट है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये 2-3 तरीके की कैटेगरीज़ हैं जो कि मिल्क फैट को बढ़ाने के लिए काम में आती हैं। ये या तो बफ़र्स होते हैं, बफ़र्स का मतलब है जो पीएच को एक मतलब पर्टिकुलर पॉइंट पे रखता है, जिस पॉइंट पे पीएच है वहाँ उसमें अगर हम बफ़र डालेंगे तो वो पीएच उसी मतलब जगह पे रहेगी और कम या ज़्यादा नहीं होगी। पीएच के बारे में पिछली प्रेजेंटेशन डीकैड में मैंने अच्छे से बताया है, वो आप देख सकते हैं वो वाली वीडियो की पीएच क्या होती है। तो इस जिस तरीके से ब्लड की पीएच होती है ऐसे ही र्यूमेन की पीएच भी होती है, और इसका मिल्क फैट के ऊपर बहुत गहरा असर होता है, आगे वीडियो में हम देखेंगे। तो ये जो 3 तरीके के ये आते हैं जो कि फ़ैट बढ़ाने के लिए यूज़ होते हैं, ये कैटेगरीज़ हैं बेसिकली। बफ़र्स यूज़ होते हैं, फिर जो कि जो पीएच होती है उसे मेंटेन करके रखते हैं। फिर आते हैं र्यूमेन पीएच एनहांसर जो पीएच को बढ़ाते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो पीएच को इंक्रीज़ करते हैं, इन्हें र्यूमेन पीएच एनहांसर कहते हैं। और फिर आता है बाईपास फ़ैट। तो ये 2-3 तरीके की चीज़ें होती हैं जो कि मिल्क में फ़ैट को बढ़ाने के लिए काम में आती हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। फ़ैट सप्लीमेंट जो डेयरी एनिमल में दिया जाता है वो बेसिकली बाईपास फ़ैट की मतलब फॉर्म में होता है, या इसे हम इनर्ट फैट भी कहते हैं। इसे इनर्ट इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये जो र्यूमेन का फर्मेंटेशन होता है ना, बैक्टीरिया जो फर्मेंट कर रहे होते हैं फाइबर को या किसी भी चीज़ को जो आपने उसे फीड दिया है उसे डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, इस फैट का बाईपास फैट का उन बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन पे, उनकी एक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो इस वजह से इसे इनर्ट या बाईपास फैट कहा जाता है, जो र्यूमेन को बाईपास करके निकल जाता है। तो मिल्क फैट डिप्रेशन क्या है, पहले ये देख लेते हैं कि मिल्क फैट डिप्रेशन क्या है। अगर हॉल्स्टीन काउज़ की बात करें या कोई भी काऊ या बफलो की मतलब हो सकता है, क्योंकि सबका एवरेज मिल्क परसेंट अलग अलग रहता है। तो यहाँ पर जस्ट एग्जांपल के लिए हॉल्स्टीन काऊ को लिया गया एचएफ को, तो उसका जो एवरेज फ़ैट होता है वो लगभग 3.6% मिल्क फैट उसके अंदर रहता है। तो अगर मिल्क फैट 0.2% से
कम हो जाता है, मतलब इससे 0.2% कम हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं कि मिल्क में जो फ़ैट है वो डिप्रेस हो गया है, तो वो कंडीशन कहलाती है मिल्क फ़ैट डिप्रेशन। तो कई सारी थ्योरीज़ दी गई हैं, इवॉल्व हुई हैं इसके लिए, मतलब पिछले कई सालों से, 50 या 100 सालों से, कि मिल्क फ़ैट डिप्रेशन आखिर होता क्यों है। तो ये जो थ्योरीज़ हैं, इसमें जो कंसेप्ट यूज़ हुए हैं वो या तो सबस्ट्रेट लिमिटेशन है, मतलब कि उतना फ़ैट एनिमल को नहीं पहुंच पा रहा है कि वो मिल्क का हिस्सा बने और मिल्क के अंदर फ़ैट बढ़े, या फिर लो र्यूमेन पीएच होती है, कि जो र्यूमेन है उसके अंदर अगर पीएच डाउन होती चली जाए, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पीएच ना रहे जितनी नॉर्मल होनी चाहिए, उससे डाउन हो जाती है, तब भी मिल्क फ़ैट कम हो जाता है। या स्पेसिफिक बायोएक्टिव फैटी एसिड्स, कई बार क्या होता है जब आप फ़ैट उसे देते हैं जो कि बाईपास फ़ैट नहीं है, तेल की फॉर्म में अगर एनिमल को फ़ैट देते हैं तो वो उसका स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, और वो स्ट्रक्चर जब अलग हो जाता है, मतलब उसके ऊपर बैक्टीरिया काम करते हैं और उसे मॉडिफाई कर देते हैं, तो वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और जाके मेमोरी ग्लैंड पे, जहाँ पे फ़ैट सिंथेसाइज हो रहा है, वहाँ पे जाके फ़ैट के सिंथेसिस को स्विच ऑफ कर देता है, वहाँ पे फ़ैट बनना कम हो जाता है उसकी वजह से, तो वो बायोएक्टिव फैटी एसिड्स कहलाते हैं। तो ये 2-3 थ्योरीज़ हैं जो मतलब ये बताती हैं, मतलब जिनसे ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि मिल्क में फ़ैट इन वजहों से कम हो रहा है। तो इसमें बायोहाइड्रोजिनेशन की जो थ्योरी है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वाइडली एक्सेप्टेड है, बायोहाइड्रोजिनेशन, और यही एक्सप्लेन करती है मिल्क में फ़ैट का डिप्रेशन। जो ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि बायोएक्टिव फैटी एसिड्स बन जाती हैं, बेसिकली बायोहाइड्रोजिनेशन की वजह से ही र्यूमेन के अंदर बनते हैं। तो मिल्क फैट डिप्रेशन में जो चेंजेस आते हैं वो बेसिकली बायोहाइड्रोजिनेशन एक प्रोसेस होता है, उसकी वजह से आते हैं। इसमें क्या होता है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं ना, उनका मतलब मॉडिफिकेशन हो जाता है, जैसे वो ट्रांस 10 या सिस 12 कंजुगेटेड लिनोलेइक एसिड में चेंज हो जाते हैं। अभी आप बस इसे सुन लीजिए, मतलब इस पर्टिकुलर टर्म को याद कर लें, ये कैसे होता है ये आगे की स्लाइड्स में होगा, लेकिन यहाँ से ही ये चीज़ शुरू हो रही है कि ये होता क्यों है मिल्क में फ़ैट का डिप्रेशन। तो नॉर्मल फ़ैट आता है, अगर र्यूमेन बीच में ना हो तो वो फ़ैट सीधा इंटेस्टाइन में पहुँचेगा, वहाँ पर वो डाइजेस्ट होगा और ब्लड में पहुँच जाएगा, या तो एनिमल की बॉडी का पार्ट बनेगा या मिल्क का पार्ट बनेगा। तो नॉर्मल कंडीशन में ये होता है, लेकिन अगर र्यूमेन बीच में है तो र्यूमेन के अंदर के बैक्टीरिया फ़ैट के ऊपर काम करने लगते हैं, उसे मॉडिफाई कर देते हैं। तो वो जो मॉडिफिकेशन का प्रोसेस होता है, जो ह्यूमन बैक्टीरिया उस फ़ैट के साथ मतलब जो भी करते हैं, वो बायोहाइड्रोजिनेशन कहलाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर ये बायोहाइड्रोजिनेशन हो रहा है और ये पर्टिकुलर फ़ैट मॉडिफाई होके इस फॉर्म में आ जाता है, तो ये मिल्क फ़ैट को के सिंथेसिस को मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो फ़ैट बन रहा है उसे रिड्यूस करता है। तो ये जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन होती है बैक्टीरिया की, ये अफेक्ट होती है रेडिली अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च या शुगर वगैरह, या एनडीएफ कितना है, फाइबर कितना है हमारे डाइट में एनिमल के, तो इससे माइक्रोबियल पॉपुलेशन अफेक्ट होती है, और वही माइक्रोबियल पॉपुलेशन ये इस बात को डिक्टेट करती है कि बायोहाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस किस तरीके से होगा। तो ये चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहती हैं कि बाकी की डाइट भी क्या दी जा रही है जिससे ह्यूमन पीएच इफेक्ट हो रही है। तो अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि जो फैट है दूध के अंदर वो आता कहाँ से है। तो इसके दो सोर्सेज होते हैं। जब भी ये प्रेजेंटेशन ये वीडियो हुआ करे, अगर आपको सच में आप दिल से इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो आप नोटपैड अपना या कॉपी वगैरह लेकर बैठा करें, और तब जो चीज़ें हों उन्हें नोट करते जाया करें। फिर आप जब प्रेजेंटेशन के बाद अपनी नोटबुक पढ़ेंगे, फिर दोबारा प्रेजेंटेशन देखेंगे, वीडियो देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। मतलब जितना मैं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों को मैं खुद इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। मैं किसी ये टेक्निकल पर्सन्स के लिए नहीं बनाता हूँ वीडियो, मैं फार्मर्स के लिए बनाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन क्योंकि बेसिक बैकग्राउंड नहीं होती है बायोकेमिस्ट्री की, केमिस्ट्री और इन सब चीज़ों की, तो वो और तो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को यूज़ करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो बहुत बिल्कुल आसान लैंग्वेज में इस बात को यहाँ पर बताया गया है कि मिल्क फैट जो है वो दो सोर्सेज से आता है। एक तो ओरिजिन होती है बॉडी के अंदर या फिर डाइट के अंदर से, क्योंकि बॉडी एनिमल की बॉडी में भी फैट है, वो मोबिलाइज होके आएगा, या फिर डाइट के अंदर जो आप उसे फैट देंगे वो जाएगा। दूसरा, थोड़ा सा फैट जो है वो डीनोवो सिंथेसिस होती है। डीनोवो का मतलब है नया फैट बनता है एनिमल की बॉडी के अंदर। वो कहाँ बनता है? मेमोरी ग्लैंड्स में, वो वाला फैट। तो दो तरीके का फैट बनता है, एक तो डाइट से आ रहा है या उसकी बॉडी में जो ऑलरेडी लगा हुआ है वो वाला फैट मोबिलाइज होके आएगा, दूसरा नया फैट बनेगा। तो दो सोर्सेज बेसिकली इसमें फैट के होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ द कार्बन इन दी फैटी एसिड, जो फैटी एसिड चेन है मैंने बताया वो कार्बन की चेन होती है, उसमें 1 से लेके 18 तक कार्बन जुड़े रहते हैं। तो वो उनका नंबर क्या है उन कार्बन्स का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो फैटी एसिड है वो कैसा होगा, शॉर्ट चेन होगा, मीडियम चेन होगा या लॉन्ग चेन होगा। तो जो डी नोवो फैटी एसिड्स होते हैं, जो अपने आप बॉडी बना रही है, जो मेमोरी ग्लैंड में जो उसके थनों में बन रहा है फैट, उसके अंदर जो कार्बन की संख्या होती है वो 4 से लेके 14 तक होती है। और ये उससे अलग होता है ये वाला फ़ैट जो बॉडी फ़ैट होता है या डाइट में से जो फ़ैट आ रहा है। डाइट में बेसिकली जो फ़ैट आता है उसके अंदर कार्बन्स की संख्या 16 से 18 तक होती है, लेकिन जो बॉडी के अंदर फ़ैट बन रहा है उसमें कार्बन की संख्या 4 से 14 तक होती है। तो जो डीनोवो फ़ैट बनता है, जो मतलब बॉडी के अंदर बन रहा है, जो थनों के अंदर बन रहा है, वो लगभग 45% कॉन्स्टिट्यूट करता है टोटल मिल्क फैट का। मतलब अगर आपके एनिमल जो है वो मान लो 5% फ़ैट दे रहा उसके मिल्क में है, तो 2.5% फ़ैट उसकी मेमोरी ग्लैंड में बना होगा। तो डीनोवो फैटी एसिड सिंथेसिस जो होती है वो बेसिकली मेमोरी ग्लैंड में होती है। मेमोरी ग्लैंड मतलब थनों के अंदर होती है, और उसमें क्या यूटिलाइज़ किया जाता है, उसमें बेसिकली एसीटेट यूटिलाइज़ किया जाता है। एसीटेट एक वॉलेटाइल फैटी एसिड है जो कि र्यूमेन के अंदर बनता है फाइबर डाइजेशन के दौरान। जो उसे आप भूसा देते हैं, घास, साइलेज, हरा चारा ये देते हैं, वो एसीटेट बनाते हैं बेसिकली जाके। एसीटेट से मेमोरी ग्लैंड के अंदर फैटी एसिड सिंथेसिस होती है, मतलब फ़ैट बनता है। और कुछ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ये भी एक तरीके का वॉलेटाइल फैटी एसिड है। तो ये दोनों मिलके बेसिकली थनों के अंदर जाके अपना डीनोवो फैटी एसिड सिंथेसिस करते हैं। और ये कहाँ से मिलते हैं? ये र्यूमेन माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से, जो उसे फाइबर दिया जा रहा है उसके प्रोडक्ट होते हैं एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। देसी घी के अंदर कभी कभी आपने देखा होगा ये क्लैरिफाइड बटर जो होता है, जिसकी फ़ोटो यहाँ पर दिख रही है, तो इसके अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है ना, ये जो सेमी सॉलिड पार्ट होगा, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो ग्रैनुलर होता है, दानेदार होता है, और एक लिक्विड पार्ट होता है। तो जो लिक्विड पार्ट होता है ये शॉर्ट चेन बेसिकली फैटी एसिड होता है। इसके अंदर शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं और ये अनसैचुरेटेड होते हैं। जो ग्रैनुलर पार्ट होता है ये मतलब लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, और इनके अंदर ये 16 to 18 कार्बन चेन तक रहती है, और ये सैचुरेटेड पार्ट होता है। तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स का जो सिग्निफिकेंस है वो बेसिकली मेडिकल सिग्निफिकेंस भी है, ये एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल होते हैं। तो अगर देसी घी के अंदर जो ग्रैन्यूल्स हैं वो बहुत बारीक हैं, और जो उसका लिक्विड पार्ट है वो बिल्कुल उन बारीक ग्रैन्यूल्स में से मिला हुआ है, मतलब अलग अलग नहीं हो रहा है, तो वो सबसे अच्छा घी माना जाता है। तो वो घी जिस दूध में से निकला है, मतलब उसके अंदर मिल्क फैट डिप्रेशन और ये वाली सारी प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी, क्योंकि मिल्क फैट डिप्रेशन का मतलब ये है कि डीनोवो फैटी एसिड सिंथेसिस आपका कम हो रहा है बॉडी के अंदर। अब शॉर्ट चेन, मीडियम चेन और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स क्या होती हैं? अब ये यहाँ पर 1 2 3 4 ये 18 तक यहाँ पर दिखाया गया है। ये बेसिकली कार्बन है, इसे अगर ये कार्बन है जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर 5 कार्बन तक जो चेन होती है फैटी एसिड की, इसे शॉर्ट चेन फैटी एसिड कहा जाता है। 6 से और 13 कार्बन तक की जो चेन होती है उसे हम मीडियम चेन फैटी एसिड कहते हैं, और फिर 14 से और फिर 18 तक जो होती है उसे हम
लॉन्ग चेन फैटी एसिड कहते हैं। तो दूध के अंदर तीनों ही कंपोनेंट्स होते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड भी होती है, मीडियम चेन भी, लॉन्ग चेन भी। शॉर्ट चेन और लॉन्ग मीडियम चेन ये एनिमल की बॉडी के अंदर खुद बनती हैं, लॉन्ग चेन हम बाहर से इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो अगर हम बाईपास फैट एनिमल को दे भी रहे हैं फैट बढ़ाने के लिए, तो हम बेसिकली उसमें सिर्फ लॉन्ग चेन वाला पार्ट ही दे रहे हैं। तो अगर कई बार ये होता है कि बाईपास फैट देने से ज़रूरी नहीं होता है कि एनिमल का फैट, मिल्क का फैट बढ़े ही। तो मिल्क का फैट बढ़ाने के लिए ज़रूरी ये होता है कि अंदर भी फैटी एसिड सिंथेसिस जो है वो प्रॉपर हो, क्योंकि वो 45% फैट को कंट्रीब्यूट कर रही है। तो जैसे बकरियां होती हैं, बकरी के अंदर शॉर्ट चेन और मीडियम चेन फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसका जो घी बनता है वो ज़्यादा दानेदार नहीं बन पाता है, लेकिन उसकी जो मेडिसिनल वैल्यू होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसी तरीके से जो हमारी देसी गाय होती है, देसी गाय को बहुत ज़्यादा दाना और वो सब नहीं दिया जाता है, तो उसकी वजह से उनके र्यूमेन की जो पीएच है वो मेंटेन रहती है अपना स्टैंडर्ड पीएच पर। और उसके अंदर जो मतलब बायोएक्टिव पेप्टाइड होते हैं जो फैटी एसिड सिंथेसिस वो कम करते हैं, वो कम बनते हैं देसी गाय के अंदर, और जिससे जो मिल्क फैट डिप्रेशन है वो ज़्यादा नहीं आ पाता है। तो डी नोवो फैटी एसिड सिंथेसिस या मीडियम चेन फैटी एसिड सिंथेसिस जो देसी गाय होती है उसके अंदर ज़्यादा होते हैं और उनकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। अब फैट इन मिल्क, जैसा मैंने पहले बताया कि फ़ैट के दो सोर्सेज होते हैं मिल्क फैट के। सबसे पहला सोर्स जो होता है वो डाइट का होता है। डाइट के अंदर से लगभग 45% फैट डाइट के अंदर से आता है। अच्छा, जो ग्रेन्स वगैरह आप देते हैं या कुछ भी आप देंगे तो उसके अंदर थोड़ा सा फैट ऑलरेडी रहता है, तो वो भी फैट डाइट के फैट में मतलब उसका कंट्रीब्यूशन माना जाता है, उसका पार्ट माना जाता है। दूसरा होता है बॉडी फैट, तो 10% बॉडी फैट मोबिलाइज होता है, लगभग 45% फैट डाइट से आता है। ये किस फॉर्म में आता है? ये ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में आता है, जो कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं जिसमें 16 से 18 तक कार्बन होते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर समझ लें आप, ये ग्लिसरॉल है, इसके अंदर 3 कार्बन है, और क्या है, ये अल्कोहल ग्रुप लगे हुए हैं। जो लोग केमिस्ट्री थोड़ा पढ़े हुए होंगे वो ज़्यादा अच्छे से समझ लेंगे। ये फ्री फैटी एसिड है, ये अपने आप इस तरीके से बनता है, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये इसमें जाके जुड़ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ 3 फैटी एसिड जुड़ जाएंगे, तो ट्राई मतलब 3 फैटी एसिड का मतलब ट्राई, और ये जो मॉलिक्यूल है ये ग्लिसरॉल है तो ग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। तो फैट जो भी है बेसिकली वो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, चाहे वो प्लांट फैट हो, एनिमल फैट हो या कोई भी फैट हो, अगर वो प्रेजेंट है तो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में होता है। तो ट्राइग्लिसराइड का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होता है। एक ट्राइग्लिसराइड में 3 फैटी एसिड चेन्स होती हैं, और ये फैटी एसिड चेन ज़रूरी नहीं है कि एक जैसी हों, ये छोटी बड़ी भी हो सकती हैं, कम ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो दूसरा क्या होता है, दूसरी सोर्स की फ़ैट जो सिंथेसाइज हो मेमोरी ग्लैंड के अंदर हो। तो बाहर से जो आप फैट दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, लेकिन इस बात पे भी ध्यान हमें देना होता है कि जो मेमोरी ग्लैंड के अंदर, उसके अंदर जो फैट सिंथेसाइज हो रहा है वो भी प्रॉपर तरीके से उतना ही हो जितना उसे होना चाहिए, क्योंकि वो भी लगभग 45% कंट्रीब्यूट करता है फैट को। इसके अंदर जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं, जो डी नोवो फैटी एसिड सिंथेसिस हो रही है मेमोरी ग्लैंड के अंदर, वो शॉर्ट चेन होते हैं और मीडियम चेन होते हैं। तो ये बेसिकली कैप्राइलिक एसिड, कैप्रिक एसिड और लॉरिक एसिड, ये मेन फैटी एसिड्स होते हैं, ये मीडियम चेन फैटी एसिड कहलाते हैं। इन्हीं से मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स बनते हैं जिन्हें एमसीटी कहा जाता है। तो एमसीटी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है बकरी के दूध का, मतलब भैंस के दूध का और देसी गाय के दूध का। इसी में एक नेफा आता है, नॉन एस्टरीफाइड फैटी एसिड्स। ये क्या होते हैं कि जो फ्री फैटी एसिड होता है उसे हम नॉन एस्टरीफाइड फैटी एसिड भी कहते हैं। अगर आप कहीं किसी बुक में पढ़ेंगे या आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे फैटी एसिड्स के बारे में, तो नेफा का ज़िक्र वहाँ पे ज़रूर देखने को मिलता है, क्योंकि जब गाय बच्चा देती है
तो बॉडी अपने उसमें से फ़ैट को मोबिलाइज़ करती है एडिपोज टिश्यूज़ में से। तो जो मोबिलाइज़ करके ब्लड के अंदर फ़ैट आता है वो बेसिकली नेफ़ा की फॉर्म में आता है। अगर नेफ़ा बहुत ज़्यादा होता है तो फैटी लीवर कर देता है कई बार हाई प्रोड्यूसिंग काउज़ के अंदर, तो नेफ़ा का इम्पोर्टेंस वहाँ पर ज़्यादा रहता है। तो जो अर्ली लैक्टेशन होती है उसमें नेफ़ा का कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर काफ़ी बढ़ जाता है। इसी वजह से फिर कोलिन दिया जाता है, कोटेड कोलिन, इसे मोबिलाइज़ करने के लिए। खैर, अब माइक्रोबियल डाइजेशन फ़ैट का किस तरीके से होता है। जो ह्यूमन का एनवायरनमेंट होता है वो पहले भी प्रेजेंटेशन में मैं बता चुका हूँ, काऊ के डाइजेस्टिव सिस्टम वाली प्रेजेंटेशन में, कि काफ़ी रिड्यूस टाइप का होता है। मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन रिच रहता है। और हाइड्रोजन जो भी चीज़ उसमें आती है मतलब एनवायरनमेंट में, उसे रिड्यूस कर देता है। ऑयल जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, UFA। तो ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट कंसीडर किए जाते हैं। आपने कभी अपने घर पे आम का अचार पड़ते हुए देखा होगा, तो उसके अंदर आपकी मम्मी यूज़ करती हैं तेल का, है ना। तो तेल उस आम के अचार के अंदर डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? क्योंकि तेल एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है। तेल बैक्टीरियल ग्रोथ को होने नहीं देता। अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी तो वो सड़ा देगा। जिस चीज़ का अचार आप डालने वाले हैं या डालना चाह रहे हैं उस चीज़ को सड़ा देगा, वो सड़ जाएगा। सड़ने का मतलब बैक्टीरिया उसका फ्रेगमेंटेशन कर देगा। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो इसलिए तेल डाला जाता है। तो कहा जाता है ना कि तेल का अचार है। तो कभी कभी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए चीनी का पानी डाला जाता है, जैसे मुरब्बा बनाया जाए, या फिर उसके अंदर कुछ सिरका वगैरह डाला जाता है जिससे खट्टा हो जाता है। तो अल्टीमेटली हमारा पर्पस ये होता है कि हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकें। तो तेल जो होता है, अब इससे आपको ये बात याद रहेगी कि जो तेल होता है वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, मतलब माइक्रोब्स को मारता है, बैक्टीरिया को मारता है। तो ह्यूमन के बैक्टीरिया जब तेल मतलब पिलाया जाता है एनिमल को, तो अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं। वो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, क्योंकि वो एंटी माइक्रोबियल है, वो उसे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ बायोहाइड्रोजिनेशन। जो मैंने पहले बताया था कि बायोहाइड्रोजिनेशन होता है, उसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन के बैक्टीरिया होते हैं वो हाइड्रोजन की सिंथेसिस करते हैं, और वो हाइड्रोजन जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जो तेल होता है, जो तेल पिला रहे हैं आप, वो एंटी माइक्रोबियल है, वो बैक्टीरिया को मार देगा। तो बैक्टीरिया उसे ही अपनी बचाव में उस चीज़ को बदल के सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो जितने भी नेचुरल फीड होते हैं उन सब के अंदर ऑयल प्रेजेंट रहता है, चाहे वो कम मात्रा में हो या फिर ज़्यादा मात्रा में हो, और वो ऑयल सैचुरेट कर दिया जाता है ह्यूमन माइक्रोब्स के थ्रू। तो माइक्रोब्स जो होते हैं वो ब्रोकन डाउन होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स में। तो माइक्रोब क्या करते हैं, वो ट्राइग्लिसराइड्स को, मतलब इस फॉर्म को, फैट तो इस फॉर्म में प्रेजेंट है, जब उसे आप खिलाएंगे वो फैटी एसिड की फॉर्म में तो प्रेजेंट नहीं होता है। तो माइक्रोब्स ट्राइग्लिसराइड्स को इंडिविजुअल फैटी एसिड्स में तोड़ देते हैं, मतलब, और इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोलिसिस। तो आप ये वाला फ़ैट खिलाएंगे एनिमल को, और ये किस में टूट जाएगा, ये इसमें टूट जाएगा, ग्लिसरॉल इसका अलग हो जाएगा और फैटी एसिड अलग हो जाएगा। तो माइक्रोब्स इसमें ये करते हैं। तो बायोहाइड्रोजिनेशन में क्या होता है कि हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के डबल बॉन्ड पे, और उन्हें सैचुरेट बना दिया जाता है। तो आपको जो डबल बॉन्ड दिखाया था वहाँ पर, उसके एक बॉन्ड को तोड़ के वहाँ पर हाइड्रोजन ऐड करके सिंगल बॉन्ड कर देते हैं। तो बेसिकली बायोहाइड्रोजिनेशन में क्या हो रहा है कि जो डबल बॉन्ड है उसका सिंगल बॉन्ड बना के अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को सैचुरेटेड बना दिया जाता है। तो पिलाते तो आप ऑयल हैं एनिमल को, लेकिन वो क्या बन जाता है, सॉलिड फैट बन जाता है, घी बन जाता है। तो जो घी होता है वो सॉलिड फैट है, तो मतलब उसका बायोहाइड्रोजिनेशन हो गया। जैसे डालडा का घी होता था ना, वो होते तो वेजिटेबल ऑयल ही हैं वो, मतलब, लेकिन उनका प्रोसेस में हाइड्रोजिनेशन किया जाता है जिससे वो सॉलिड हो जाते हैं। तो ये बायोहाइड्रोजिनेशन जो होता है ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे ह्यूमन की पीएच क्या है, कितना तेल आपने उसकी डाइट में, एनिमल की डाइट में दिया है। अगर लो पीएच है और हाई ऑयल डाइट है तो बायोहाइड्रोजिनेशन इनकम्प्लीट होता है, और इससे ट्रांस फैटी एसिड बनते हैं। जो वहाँ पे ट्रांस और सिस
के बारे में बताया था ना एक स्लाइड में मैंने पीछे, तो वो ये होता है कि बायोहाइड्रोजिनेशन बेसिकली क्या करते हैं। एक तो बायोहाइड्रोजिनेशन कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि र्यूमेन की पीएच कितनी है, ऑयल कितना है डाइट में, इन चीज़ों के ऊपर। तो अगर लो पीएच है, हाई ऑयल डाइट आप दे रहे हैं उसे, तो इनकम्प्लीट बायोहाइड्रोजिनेशन होगा उसका। और उसके बाद ट्रांस फैटी एसिड बनते हैं। तो जो मेन फैटी एसिड्स होते हैं गाय की या भैंसों की डाइट में, वो लिनोलेइक या लिनोलेनिक एसिड की फॉर्म में होते हैं, क्योंकि प्लांट में फैटी एसिड लिनोलेइक या लिनोलेनिक एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन बायोहाइड्रोजिनेशन में ये फैटी एसिड्स कुछ इंटरमीडिएट CLAs बनाते हैं। CLA का मतलब है कॉन्जुगेटेड लिनोलेइक एसिड, यहाँ पर लिखा भी है कॉन्जुगेटेड लिनोलेइक एसिड, वो बनाते हैं। और ये जो बनते हैं बीच के जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं, लिनोलेइक एसिड को आपने उसकी डाइट में खिलाया, फिर वो CLA बना, तो जो बीच के इंटरमीडिएट बनते हैं ये इन्हें ये जाना जाता है कि ये दूध में फ़ैट के अमाउंट को डिक्रीज़ करते हैं। ये ऐसा कैसे करते हैं ये भी हम देखेंगे अभी। तो अल्टीमेट जो प्रोडक्ट होता है नॉर्मल कंडीशन में वो स्टीयरिक एसिड होता है। लिनोलेइक एसिड मतलब ऑयल तो आपने पिलाया, लेकिन वो ऑयल जो है वो ऑयल की फॉर्म में दूध में नहीं आएगा, वो पहले र्यूमेन के अंदर कन्वर्ट होगा बायोहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस के थ्रू, वो स्टीयरिक एसिड बनेगा और स्टीयरिक एसिड आपका दूध में आएगा। लेकिन ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई जो आपको ये वाली बताई, ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई। अब अल्टरनेट कंडीशन कौन सी होती है जो नॉर्मल नहीं होती। तो जो नॉर्मल पाथवे होता है उसमें क्या होता है कि लिनोलेइक एसिड रहता है, इसमें जो मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन रहता है वो सिस-9 और सिस-12 की फॉर्म में रहता है। ये फिर सिस-9 ट्रांस-11 की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये जस्ट ना फॉर्म्स हैं, इन्हें मतलब बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट देखने की बात है यहाँ पर। तो सिस-9 और ट्रांस-11 की फॉर्म में कन्वर्ट होता है और फिर वो ट्रांस-11 की फॉर्म से कन्वर्ट होता हुआ स्टीयरिक एसिड बन जाता है। जैसा मैंने अभी बताया कि अल्टीमेटली वो स्टीयरिक एसिड बनना होता है। लेकिन अल्टरनेट पाथवे में क्या होता है कि जब कंडीशन मतलब बदल जाती हैं, अगर र्यूमेन की पीएच लो हो जाए, हाई ऑयल डाइट हो और इनकम्प्लीट बायोहाइड्रोजिनेशन होने लगे, तो एक दूसरा मॉलिक्यूल बन जाता है जो कि ट्रांस-10 या सिस-12 कहलाता है। मतलब ट्रांस-11 सिस-9 की जगह ट्रांस-10 सिस-12 मॉलिक्यूल बन जाता है लिनोलेइक एसिड से। तो ये क्या होता है कि ये ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है ये मॉलिक्यूल, और ये पोटेंट इनहिबिटर होता है मिल्क फैट सिंथेसिस का। बेसिकली ये जो मॉलिक्यूल बन रहा है ट्रांस-10 सिस-12, ये ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता है और ये सीधा मेमोरी ग्लैंड में जाता है ब्लड के थ्रू, और वहाँ के जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें जाके स्विच ऑफ कर देता है, और मतलब वहाँ पर ये सिग्नल देता है कि अब फ़ैट बनाने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी को एक फॉल्स सिग्नल मिलता है, उसे लगता है कि फ़ैट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बन चुका है, अब फ़ैट की ज़रूरत नहीं है बनाने की। तो ये काम उसका रहता है, मतलब अल्टरनेट पाथवे के थ्रू। अगर हम इसे बनने से रोक दें किसी तरीके से, ट्रांस-10 और सिस-12 ना बने, तो मिल्क में जो फैट डिप्रेशन है उसे काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। बेसिकली बायोहाइड्रोजिनेशन थ्योरी हमें ये बताती है। तो नॉर्मल पाथवे जो है जिसमें स्टीयरिक एसिड बन रहा था, उससे डेविएट कैसे होता है ये इस तरफ, ये भी एक देखने वाली बात है। तो जो नॉर्मल पाथवे है वो अल्टरनेट पाथवे पे कैसे शिफ्ट होता है, उसके कुछ रीज़न्स हैं। वो रीज़न क्या है, जैसे मतलब रिफाल है, रिफाल का मतलब है र्यूमन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लोड, मतलब कितना उसे तेल पिलाया जा रहा है। अगर तेल ज़्यादा पिलाया जा रहा है या फिर हाई ग्रेन डाइट दे रहे हैं, हाई ग्रेन डाइट देने से क्या होता है, स्टार्च देने से एसिडिटी बढ़ती है और पीएच डाउन हो जाती है। पीएच डाउन होती है तो ट्रांस-11 सिस-9 की जगह ट्रांस-10 और सिस-11 बनने लगता है। या फिर उसकी डाइट में जो इफेक्टिव फाइबर है, जो एनडीएफ का कंटेंट है, तो वो बहुत कम है, एसीटेट नहीं बन रहा है। तो ये सारी कंडीशन क्या करती हैं, ये नॉर्मल पाथवे से अल्टरनेट पाथवे पे ले आती हैं, और अल्टरनेट पाथवे पे मिल्क फैट डिप्रेशन शुरू हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि जो ट्रांस-10 सिस-12 मॉलिक्यूल है ये र्यूमेन के अंदर बनने लगा है, और इसने जाके मेमोरी ग्लैंड में उसके थनों में फैट बनने का जो सिस्टम है उसे स्विच ऑफ कर दिया है। ये देखा गया है कि ट्रांस-10 और सिस-12 के जो CLA के कॉन्जुगेटेड लिनोलेइक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं, जब इन्हें एबोमेसम में दिया गया एनिमल के,
मतलब डायरेक्टली एबोमेसम में डाला गया, तो इन्होंने मिल्क फैट को कर्वीलीनियर फॉर्म में रिड्यूस किया, मतलब मिल्क फैट यील्ड को कम कर दिया। तो जैसे जैसे इसका बढ़ाते गए यहाँ पर, तो वो जैसे जैसे ट्रांस 10 सिस 12 का वो बढ़ाते गए एक्सपेरिमेंट में इसका कंटेंट एबोमेसम के अंदर, वैसे वैसे वो मिल्क फैट डाउन होता गया। और ये जब 14 कर दिया इन्होंने यहाँ पर ग्राम पर डे, एक दिन में इतना इन्होंने फ़ैट दिया, जब 14 ग्राम पर डे कर दिया इसे, तो मिल्क फैट बिल्कुल ही मतलब बहुत डाउन आ गया, मतलब 5% तक का उसमें रिडक्शन देखने को मिला। तो ये काफ़ी पोटेंट इनहिबिटर होता है। तो ये मतलब हमारा जो एम होना चाहिए मिल्क फैट पे अगर हम काम कर रहे हैं, तो ये होना चाहिए हमें ट्रांस 10 सिस 12 CLA मॉलिक्यूल र्यूमेन के अंदर नहीं बनने देना है। अब आगे की प्रेजेंटेशन इसी पे चलेगी कि ये कैसे इसे बनने से हम रोकें। तो होता क्या है कि जो हाई ग्रेन डाइट होती है, हाई स्टार्च डाइट होती है, जिसमें मक्का कंसनट्रेट बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, वो र्यूमेन की एसिडिटी को बढ़ा देती है, मतलब पीएच काफ़ी डाउन चली जाती है। उससे क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बढ़ते हैं, और स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया हैं, ये जाने जाते हैं ट्रांस 10 और सिस 12 CLA बनाने के लिए। जो ये वाला मॉलिक्यूल होता है ट्रांस 10 सिस 12 कॉन्जुगेटेड लिनोलेइक एसिड, ये स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टोबैसिलस बनाते हैं। और ये कब बढ़ते हैं, जब हम इसे हाई ग्रेन हाई स्टार्च डाइट इन्हें एनिमल्स को अपने देते हैं। फर्दर लो पीएच क्या करती है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को बढ़ाती है, मतलब जब पीएच कम होगी तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी। पिछली प्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया था। उससे जो रेट होता है हाइड्रोजिनेशन का अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, वो भी बढ़ जाता है, तो वो सैचुरेट होने लगते हैं। हाई ऑयल इन फीड गेट्स पार्शियली हाइड्रोजिनेटेड, अगर फीड में ऑयल आप ज़्यादा देंगे तब क्या होता है, वो पार्शियली हाइड्रोजिनेट होता है, पार्शियली नहीं होता है, मतलब उसका बायोहाइड्रोजिनेशन पूरा नहीं होता। तो उस कंडीशन में भी ट्रांस 10 सिस 12 मॉलिक्यूल बनता है र्यूमेन के अंदर, और वो मेमोरी ग्लैंड में पहुंचता है और फैटी एसिड सिंथेसिस को, डी नोवो फैटी एसिड सिंथेसिस जो होनी है उसे डाउन कर देता है। तो अगर हाई ऑयल आप फीड में देते हैं उसके, मतलब उसे तेल बहुत पिलाते हैं अपने एनिमल को, फाइबर को रिड्यूस कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये फाइबर के ऊपर जाके चढ़ जाता है तेल, और माइक्रोब्स जो होते हैं वो इस फाइबर को यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं अपने एंजाइम्स से, और ये अनडाइजेस्टेड रह जाता है फाइबर। इससे क्या होता है कि र्यूमेन के अंदर इसका रिटेंशन बढ़ता है, मतलब मान लो अगर प्रॉपरली डाइजेशन माइक्रोब्स फाइबर का कर पा रहे हैं तो वो 12 घंटे उसमें र्यूमेन में रहता है, लेकिन अगर उसका डाइजेशन ही प्रॉपर नहीं हो रहा है तो वो वहाँ से निकलकर बाहर जा नहीं पाता है जब तक उसका डाइजेशन नहीं होता, तो रिटेंशन बढ़ता है, तो एनिमल को भूख लगनी कम हो जाती है, क्योंकि उसकी र्यूमेन मोटिलिटी कम होती है, जिससे फीड इनटेक भी कम हो जाता है। फिर वो दूध भी कम देगा जब फीड इनटेक उसका कम होगा। तो तेल पिलाने से एनिमल को ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब हम फैट किस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो ये तो हमने थ्योरी पढ़ ली कि बेसिकली प्रॉब्लम्स होती क्या क्या हैं। अब इसे प्रैक्टिकली कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर देखा कि 3 फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रोल करते हैं मिल्क में फ़ैट की मात्रा को। तो अगर हम उन तीनों फैक्टर्स को जान लें और उन्हें कंट्रोल करें तो मिल्क में फ़ैट की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहला तो हमारा काम ये होता है कि हम पीएच को र्यूमेन के अंदर गिरने ना दें। तो र्यूमेन एसिडिटी को अगर हम कंट्रोल कर लेंगे, उसे बढ़ने नहीं देंगे, तो उससे क्या होगा कि जो ये जो ट्रांस 10 सिस 12 मॉलिक्यूल है CLA का, ये नहीं बन पाएगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं, या तो हम स्टार्च डाइट कम दें, जो हाई ग्रेन डाइट स्टार्च डाइट है उसे कम दें, या फिर हम बफर्स का यूज़ करें। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं इसमें। एक तो हाई स्टार्च ग्रेन डाइट को कम करें, लेकिन उसे हम कम करेंगे तो एनिमल प्रोडक्शन से चला जाएगा, तो उसे कम करने के बजाय हम क्या करते हैं, बफर्स का यूज़ करते हैं या पीएच इन्हेंसर्स का यूज़ करते हैं। दूसरा काम ये करना चाहिए कि एनिमल को डायरेक्ट
ऑयल की फीडिंग ना कराएं। अगर कराना है तो बाईपास फ़ैट की फीडिंग कराएं। तो उसके फीड में ऑयल की मात्रा को रिड्यूस करें। तीसरा क्या है कि बाईपास फ़ैट को यूज़ करें। तो ये 3 फैक्टर हो गए हमारे। एक तो पीएच को रिड्यूस ना होने दें, पीएच अगर रिड्यूस हो रही है तो पीएच इनहेंसर्स का इस्तेमाल करें, बफर्स का इस्तेमाल करें, ऑयल ना पिलाएं, और तीसरा बाईपास फ़ैट को यूज़ करें। और बाईपास फ़ैट का मतलब है ये नहीं है कि ये कितनी भी मात्रा में किया जा सकता है, इसका भी बायोहाइड्रोजिनेशन होता है। बस इसे बाईपास इस वजह से कहते हैं कि ये ह्यूमन की माइक्रोबियल पॉपुलेशन को डिस्टर्ब नहीं करता है। लेकिन बायोहाइड्रोजिनेशन बाईपास फ़ैट का भी होता है, और ये भी जाके मिल्क फ़ैट डिप्रेशन करता है। क्योंकि कई बार क्या देखा गया है कि बाईपास फ़ैट खिलाने से भी, या इनर्ट फ़ैट जिसे कहते हैं, वो खिलाने से भी जो फ़ैट कंटेंट है मिल्क का कई बार नहीं बढ़ पाता है या कम हो जाता है। तो अगर हम पीएच को कंट्रोल नहीं करेंगे तो बाईपास फ़ैट खिलाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा ज़्यादा। तो हमारा मेन फोकस किस चीज़ पे रहता है? ह्यूमन की पीएच पे। अगर इसे हम कंट्रोल करके 6.8 के अराउंड मेंटेन कर लेंगे तो हमें मिल्क फ़ैट जितना मतलब दे सकता है, जितनी कैपेसिटी उसकी है मिल्क फ़ैट जनरेट करने की, उतना वो जनरेट करेगा, बशर्ते उसकी ह्यूमन की पीएच कंट्रोल रहे, मतलब ज़्यादा डाउन ना जाए। तो वो कैसे की जा सकती है? वो एडिटिव से की जाती है। सबसे जो सस्ता इसका मतलब एक प्रोडक्ट होता है जो उसे यूज़ कर सकते हैं आप मिल्क को फ़ैट को बढ़ाने के लिए और मिल्क फ़ैट डिप्रेशन को करेक्ट करने के लिए, वो बेकिंग सोडा होता है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, मार्केट में खाने वाला सोडा जिसे कहते हैं बेकिंग सोडा, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो 20 से 30 ग्राम तक सोडा पर केजी ड्राई मैटर के हिसाब से देना चाहिए। ड्राई मैटर के बारे में फिर वही मैं कहूँगा, पिछली प्रेजेंटेशन में बताया है, काऊ की फीडिंग और जो एनिमल न्यूट्रिशन की प्रेजेंटेशंस हैं उनके बारे में कि वो क्या होता है। तो ड्राई मैटर के बेसिस पे अगर 20 से 30 ग्राम देंगे तो ये काफ़ी अच्छा आपके लिए मतलब बेनिफिशियल साबित होगा। तो इसका जो यूजुअल रिकमेंडेशन होता है 1.5 to 2% ऑफ द ग्रेन मिक्सचर और 0.75 to 1% ऑन दी ड्राई मैटर बेसिस। तो अगर आपका 400 किलो का एनिमल है, 12 केजी ड्राई मैटर कंज्यूम कर रहा है, तो उसे 120 ग्राम सोडा आप डेली डाइट में दे सकते हैं। 120 ग्राम से बढ़ा के ये 150-200 ग्राम तक भी किया जा सकता है अगर आपकी डाइट में ग्रेन्स की कंसनट्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा है। दूसरा आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये ग्रैनुलेटेड मैग्नीशियम ऑक्साइड आप अगर ले लेते हैं, ये अमेज़न वगैरह पे आपको मिल जाएगा। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है मिल्क की फ़ैट यील्ड को बढ़ाने के लिए। और अगर इसे हाई लेवल पे मतलब दिया जाए, मतलब हाई लेवल का मतलब है 30 से 50 ग्राम तक, ये एनिमल में के डाइट में सफिशेंट रहता है। बेसिकली मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करता है ना कि ये पीएच इन्हेंसर है। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा तो बफर है, ये पीएच को इन्हेंस करता है। और इन्हें जब आप मिला के यूज़ करते हैं ना तो जो रिज़ल्ट आते हैं वो बहुत ही बढ़िया आते हैं, सिनर्जिस्टिक रिज़ल्ट्स हो जाते हैं। 1 और 1 11 वाला काम करते हैं ये दोनों मिलके। तो इन्हें 1:2 के रेशो में आप मिलाएं और इस मिक्सचर को 20 ग्राम पर केजी ड्राई मैटर के तौर पे यूज़ करें। इसका मतलब ये है कि अगर आपका एनिमल जो है 12 केजी ड्राई मैटर खा रहा है तो उसे आप 240 ग्राम तक ये मिश्रण दे सकते हैं। इसके बाद सोडियम बेंटोनाइट आता है जिसे मुल्तानी मिट्टी भी कहते हैं। तो इसका भी यूज़ किया जा सकता है 100 से 200 ग्राम पर एनिमल पर डे के हिसाब से। ये भी एक तरीके का बफर ही रहता है। बफर्स के साथ साथ सैक्रोमाइसिस आता है जिसे ईस्ट भी कहते हैं। ये भी काफ़ी इसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट रहता है ह्यूमन की पीएच के ऊपर। सैक्रोमाइसिस क्या करती है? फाइबर डाइजेशन को काफ़ी बढ़ा देती है एंड इंक्रीज द एसीटेट कंटेंट, एंड एसीटेट इज़ प्राइमरीली द रॉ मटेरियल फॉर डी नोवो फैटी एसिड सिंथेसिस इन द मेमोरी ग्लैंड। सैक्रोमाइसिस फाइबर डाइजेशन को बढ़ा के, जो आप इसे साइलेज, भूसा, हरा चारा ये सब देते हैं, इसके डाइजेशन को सैक्रोमाइसिस बढ़ाती है। सैक्रोमाइसिस मतलब ईस्ट। ये मार्केट में आपको खमीर के नाम से भी मिल जाएगी। अगर वैसे आपको ना मिल पाए सैक्रोमाइसिस तो आप अमेज़न वगैरह से भी मंगा सकते हैं। तो लेकिन मार्केट से अगर ख़रीदेंगे तो आपको सस्ती मिलेगी, अमेज़न पे हर चीज़ थोड़ी महंगी मिलती है। तो ये डी नोवो फैटी एसिड सिंथेसिस में
हेल्प करती है सैक्रोमाइसिस, क्योंकि ये एसीटेट के कंसंट्रेशन को बढ़ाती है। तो सैक्रोमाइसिस क्या करती है कि ये फर्मेंटेशन को मॉडिफाई करती है और CO2 के प्रोडक्शन को बढ़ाती है। और ये CO2 एज ए सिंक की तरह मतलब काम करता है फॉर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या करता है, जब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है तो ये एसिडिटी को बढ़ा देता है, मतलब pH को लो करता है। अगर इसके लिए सिंक मिल जाए कोई जहाँ पर हाइड्रोजन मतलब जाकर जमा होता रहे, तो ये pH को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो सैक्रोमाइसिस बेसिकली pH को बढ़ाने में हेल्प करती है। कुछ ईस्ट मेटाबोलाइट्स भी होते हैं जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। इसी ईस्ट को फर्मेंट कराते हैं मतलब कुछ कंडीशंस में, और कुछ ऐसे इसके अंदर मॉलिक्यूल्स केमिकल्स बनते हैं जो कि फर्मेंटेशन को मॉडिफाई करते हैं और pH को बढ़ाते हैं। तो जितने भी मार्केट में मॉलिक्यूल्स या प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे जो कि फ़ैट बढ़ाने की बात करते हैं, वो या तो बफर्स हैं या pH मॉडिफायर्स हैं या फिर pH एनहेंसर्स हैं। हर एक काम जो है वो pH के ऊपर मतलब हो रहा है। और जब pH ठीक हो जाती है उसके बाद आप बाईपास फ़ैट दें, कुछ भी दें, फिर वो मिल्क के फ़ैट को बढ़ाने में काम आता है। इसी तरीके से मोनेंसिन है। मोनेंसिन भी फाइबर डाइजेस्टिबिलिटी को बढ़ाता है और एसीटेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा के डी नोवो फैटी एसिड सिंथेसिस में काम करता है। ये मोनेंसिन बेसिकली एंटीबायोटिक है एक तरीके की, आइनोफोर एंटीबायोटिक कहते हैं। इसके साथ साथ मिनरल मिक्सचर में कोबाल्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। मिनरल मिक्सचर देते रहना चाहिए, क्योंकि कोबाल्ट से क्या होता है, विटामिन B12 बनता है और B12 फैट की सिंथेसिस में बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद आता है बाईपास फ़ैट। हम इसके बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं कि इट डू नॉट अफेक्ट द ह्यूमन फर्मेंटेशन पैटर्न एंड माइक्रोबियल पॉपुलेशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका बायोहाइड्रोजिनेशन नहीं हो सकता। इसका भी बायोहाइड्रोजिनेशन हो जाता है कभी कभी, अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा लो pH की हो। लेकिन बाईपास फ़ैट ह्यूमन की माइक्रोबियल पॉपुलेशन को अफेक्ट नहीं करता है, और ये एज सच ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और वहाँ से ये ममेरी ग्लैंड में जाके मिल्क फ़ैट का पार्ट बन जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये बाईपास फ़ैट हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही काम करे। जब भी आप बाईपास फ़ैट दें मिल्क का फ़ैट बढ़ जाए, ये ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि जो एक तो ह्यूमन की pH पे भी डिपेंड करता है, दूसरा क्या होता है कि ये बाईपास फ़ैट भी डी नोवो एसिड सिंथेसिस, फैटी एसिड सिंथेसिस को डाउन करने में कभी कभी रोल प्ले करता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर एनिमल की बॉडी कंडीशन ठीक नहीं है, मतलब वो बहुत ज़्यादा दुबला पतला एनिमल आपका जो मिल्किंग में है, मिड लैक्टेशन या लेट लैक्टेशन में अगर आप इसे देते हैं कि दूध का फ़ैट बढ़ जाए या उसका प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो वो वाली जो उसकी स्टेज होती है उसमें जो प्रोडक्शन है इतना अफेक्ट इससे नहीं होता है। और ये फ़ैट क्या करता है, ये जाके बॉडी का पार्ट बन जाता है, ना कि मिल्क के अंदर आने के बजाय ये बॉडी का पार्ट बन जाता है और बॉडी की कंडीशन को इम्प्रूव करने लगता है, मतलब उसका वेट बढ़ाने लगता है। तो बाईपास फ़ैट तो आप देते हैं लेकिन वो मिल्क फ़ैट में नहीं आता, मतलब मिल्क का फ़ैट नहीं बढ़ाता है। तो कई तरीके के बाईपास फ़ैट इस टाइम मार्केट में अवेलेबल हैं। कुछ कैल्शियम सॉल्ट्स की मतलब फॉर्म में आते हैं, कुछ फ्रैक्शनेटेड फ़ैट की मतलब फॉर्म में आते हैं, जैसे डालडा घी बनता है, इस टाइप से फ्रैक्शनेटेड होता है वो, या फिर एनकैप्सुलेटेड ऑयल्स भी आने लगे हैं अब। तो अब कुछ एनकैप्सुलेटेड ऑयल्स भी आने लगे हैं, मतलब ऑयल को कैप्सूल के अंदर मतलब भर दिया जाता है, कुछ ऐसे कैप्सूल्स टाइप से वो बनाए जाते हैं और वो ह्यूमन को बाईपास कर जाते हैं और फिर इंटेस्टाइन में आके डाइजेस्ट होते हैं। अब बाईपास फ़ैट किस तरीके से आप घर पे बना सकते हैं, ये एक रिसर्च पब्लिश हुई थी 19 दिसंबर 2007 को। डॉक्टर PK नायक हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन, लुधियाना, गढ़वासू लुधियाना के। तो इन्होंने ह्यूमन प्रोटेक्टेड फ़ैट बनाया और इसके इफ़ेक्ट देखा न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन ऑन बफेलो पे। तो इसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, पानी, और उसके बाद राइस ब्रान ऑयल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये 3-4 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं इसमें। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो बहुत एक घातक एसिड है, केमिकल है। इसका जब भी इस्तेमाल करें बहुत सावधानी से करें, जिस जगह पर इसे रखें वहाँ पर बच्चों का आना जाना ना हो, और आपके जो लोग फार्म में काम करते हैं वो भी उस जगह तक ना पहुँच पाएँ,
क्योंकि ये इसके जो बर्न्स होते हैं वो काफ़ी मतलब बहुत फेटल हो सकते हैं। तो इसे जब इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा सावधानी से इस्तेमाल करें। तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है, उसे पानी में मिलाया जाता है। कभी भी पानी को एसिड में ना डालें, एसिड को पानी में डालें थोड़ा थोड़ा करके। अगर आप एसिड को पानी को एसिड में डालेंगे तो बहुत तेज़ मतलब ब्लास्ट हो सकता है और वो ऊपर उड़ के आ जाता है, मतलब जो एसिड होता है, और वो बर्न कर देता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें कि एसिड को पानी में डालें, ना कि पानी को एसिड में डालें। तो जब इसे डाइल्यूट करेंगे तो 500 ml वाटर में कंसनट्रेटेड 120 ml कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट कर दें। मतलब धीरे धीरे करके एसिड को 500 ml पानी में डालें, बहुत कम कम करके, और उसे मिक्स कर दें 4 किलो हॉट राइस ब्रान ऑयल में। उसके बाद 1.6 kg कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लें, उसे डिज़ोल्व करें 10 लीटर पानी में। मतलब उसके अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, वो उबलेगा। और जो ये ऊपर वाला मिक्सचर बना था 120 ml और 500 ml वाटर का, इसे आपने ऑयल में बनाया था, इसे फिर इस 10 लीटर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है इसके अंदर मिला लें और 30 मिनट तक इसे मीडियम हीट पे बॉईल करते रहें। इसके बाद इसमें क्या होता है कि जो प्रोटेक्टेड फैट होता है वो ग्रैनुलर बन जाता है, नॉन स्टिकी हो जाता है, और एक कपड़े में इसे छान लें अंडर द रनिंग टैप वाटर, और फिर इसे उसके अंदर सन के उसमें मतलब धूप में सुखा लें और इसे एयर टाइट कंटेनर में रख के किसी कूल प्लेस पर रख दें। और अगर आपको इसे बहुत ज़्यादा दिनों तक चलाना है तो इसमें BHT मिला लें 0.05% के हिसाब से एज एन एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन E भी मिलाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें अमेज़न से मिल जाती हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो मतलब हैंडलिंग है वो बहुत ही कॉशियस उससे करें, प्रिकॉशंस लें इसमें। मास्क, गॉगल, ग्लव्स वगैरह पहन के करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और व्हाट्सएप कंसल्टेशन के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।